Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा आज फाइनली GIKI 2025 का डे नंबर 1 है टेस्ट का, और काफ़ी सारे बच्चों ने अपने टेस्ट के रिव्यूज़ को शेयर किया। किस तरीके का आज का GIKI का टेस्ट का पेपर आया है। काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि सर मैराथन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैराथन से आए हुए थे। अच्छा, फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे वो भी आप लोगों को शेयर करूंगा। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि फिजिक्स के जो पास्ट पेपर्स के मजीद क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड करवाए जाएं। इसके अलावा GIKI के अंदर आज जो पेपर वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर ग्राफिक जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो GIKI ने इस दफा अलाउ किया हुआ है। यानी कि GIKI के टेस्ट के अंदर जो कैलकुलेटर अलाउ है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। अच्छा, जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग को लेकर परेशान चल रहे हैं कि सर वेबसाइट पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग, तो भाई आप अपने एडमिट कार्ड को पढ़िए। एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन्होंने वेबसाइट को अभी तक अपडेट नहीं करा, तो GIKI के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। सेकेंडली, जिन बच्चों ने नस की तैयारी करी हुई थी तो भाई नस से कंपेरेटिवली बहुत ईजी पेपर था, इतना मुश्किल पेपर नहीं था। मजे के MCQs आए, मेजॉरिटी मैराथन से आए। इसके अलावा सबसे खास बात, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो गूगल का साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है प्रॉपर्ली वो अलाउ किया हुआ था, यानी कि आपके पास टैब के ऊपर वो शो हो रहा था, आप उससे इजीली कर सकते हैं काम। तो आज के टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले नंबर के ऊपर फ्यू क्वेश्चंस आई रिमेंबर आर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर एक क्वेश्चन आया हमारे पास, कौन सा इंटीग्रेशन में, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x की पावर 4 इंटू dx का क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है या ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको सॉल्व करने का, अच्छा यहाँ पे इसकी लिमिट्स भी गिवन है। इसकी लिमिट्स आपको गिवन है 1 की और -1 की। इसको सॉल्व करने का वैसे तरीकेकार क्या है, सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि भाई ये डायरेक्टली आपके पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। आप इसको पहले ब्रेक डाउन करवा लो, कैसे कि 1 -1 एज इट इज, ऊपर वाला x एज इट इज। नीचे देखो मेरे पास 1 आ रहा है, 1 पे भी स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। x की पावर 4 आ रहा है तो इसके ऊपर भी मैं इसको पावर्स को ब्रेक डाउन करवा दूं तो स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा। सही है ना भाई, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये आपके पास ये आपका a स्क्वायर बन गया, ये आपका फंक्शन के ऊपर देखो स्क्वायर आ रहा है। तो आपके पास जो भी आपका फंक्शन होता है उसके ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो मेरा फंक्शन यहाँ पे x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर। ऊपर देखो x मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले 2 को लेकर आओगे। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से आपने डिवाइड भी करना है। फाइनली आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये टेंजेंट इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो फॉर्म हो गया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर वो सिंपली फॉर्म हो गया। तो क्या बन जाएगा, 1/2 का 1/2। यहाँ पे फिर आगे क्या हो जाएगा, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो 1/a, तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आगे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स x इसके बराबर है, x बराबर है हमारे पास, यानी कि फंक्शन बराबर है x स्क्वायर के, और नीचे डिवीजन में a का a आ जाएगा यानी कि 1 के बराबर। ये इसका सिंपल सा आंसर था। इस टेस्ट के अंदर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, बच्चा बता रहे इंटीग्रेशन का, इसको मैं यहाँ पे ले जाके जरा सॉल्व करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या आ रहा था भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2 इंटू ई की पावर -x, और फिर ऊपर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है या x है, मेरे ख्याल में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होगा, इंटू ई की पावर x, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे। अगर सॉल्व करने पे जाते हैं तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को चेक कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है भाई, मेरे पास डिनोमिनेटर मुझे गिवन है, यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर गिवन है 1 माइनस का 2 इंटू ई की पावर -x। तो अगर इसको मैं तरीके से लिखूं तो बन जाएगा 1 माइनस का 2 ई की पावर -x का मतलब है कि जब पावर को आप टर्म को ऊपर से नीचे भेजोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा ई की पावर x, क्योंकि एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होती हैं और फिर ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बन जाएगा ई की पावर x इंटू -2। तो यानी कि मैं अपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो डिनोमिनेटर आ रहा था ना 1 माइनस 2 इंटू ई की पावर -x, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि ऊपर ई की पावर x है, और ये 1 माइनस का 2 इंटू ई की पावर -x जो आ रहा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर x। और हमें पता है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो टर्म उल्टा होकर लिखी जाएगी। तो बन जाएगा ई की पावर x, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा ई की पावर x माइनस का 2 इंटू dx का dx एज इट इज। ओके परफेक्ट। अब ये क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ऊपर फॉर्म हो जाएगा e की पावर x और e की पावर x, e की पावर 2x, और नीचे आ जाएगा e की पावर x माइनस का 2 इंटू dx का dx। अब अगर मैं अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको फर्दर सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास देखो इंटीग्रेशन क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल तरीके से अप्लाई हो रही है e की पावर 2x, और यहाँ पे आ रहा है e की पावर x माइनस का 2 डिवीजन के अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चेक करना पड़ेगा फिर तो हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैं चेक करता हूँ तो भाई मैं कहता हूँ कि u बराबर है किसके, u बराबर है e की पावर x माइनस के 2 के,
तो हमारे पास अगर u बराबर आ रहा है किसके, e की पावर x माइनस के 2 के, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेने पे जाते हैं तो ऑब्वियसली बन जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, तो यानी कि du की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x इंटू डी एक्स के बराबर। ओके परफेक्ट। तो यानी कि हमारे पास e की पावर x यहाँ से किसके बराबर आ रहा है, सिर्फ e की पावर x बराबर आ रहा है मेरे पास u पॉजिटिव के 2 के, क्योंकि देखो ना माइनस का 2 जब वहां पे जाएगा तो u प्लस का 2 बन जाएगा। अब अगर मैं इसको इस स्टेटमेंट में चेंज करना चाहूं तो स्टेटमेंट में चेंज कैसे करूंगा कि देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास e की पावर 2x ऊपर फॉर्म हो रहा है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है e की पावर x के लिए। इसका मतलब सिंप्लीफाई कैसे करवाऊंगा, मैं इसको ब्रेक करवा के अगर लिखूं ना, तो ब्रेक करवा के इसको वापस से ब्रेक करवा दो यार, e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, और नीचे डिवीजन में क्या आता है e की पावर x माइनस का 2। तो जरा गौर से देखो, इस वाले e की पावर x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले e की पावर x की जगह के ऊपर मैं सिंपली लिख सकता हूँ u प्लस का 2। तो e की पावर x की जगह पे हमने लिख दिया u प्लस के 2 को, और e की पावर x इंटू डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल du के बराबर। और नीचे आ रहा है e की पावर x माइनस का 2, तो उसकी जगह पे u आ जाएगा, e की पावर x माइनस का 2 किसके बराबर है, u के। अब ये फाइनली सिंप्लीफाई हो गया। सब्स्टिट्यूशन का फायदा ये होता है कि चीज सिंप्लीफाई हो जाती है। अब जब एलसीएम को आप ब्रेक करोगे ना, तो u डिवाइडेड बाई u 1 बन गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई u इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स में अप्लाई करवाओ, तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी सिंपल किसके बराबर, u के बराबर। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी u के बराबर, और 2 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी 1 बाई u के ऊपर, तो ये आ जाएगा ln u के बराबर, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ गया। अब u की वैल्यू को आप प्लेस करवा दीजिए, तो u की एक दफा वैल्यू आ जाएगी e की पावर x माइनस का 2, क्योंकि u किसके बराबर था, e की पावर x माइनस का 2 के, प्लस का 2 एज इट इज ln का ln, और अगेन u की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस का 2। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट a typical type of concept it is solved on a substitution method। अच्छा भाई, other questions were the sum of the third term is a and sum of the sixth term is b, then common difference in ap। अरे भाई मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालने की एक शॉर्टकट सिखाई हुई है कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास सम ऑफ 3 n टर्म्स, सम ऑफ 3 n टर्म इज a, सम ऑफ 3 n टर्म्स यानी कि थर्ड टर्म का सम जो है, अच्छा सम की वैल्यू गिवन है, ओके आपको जो है ना S3n की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, सम ऑफ 3 टर्म्स इज a, और आपसे एग्जामिनर कह रहा है सम ऑफ 6 टर्म्स बराबर है किसके, b के। ओके देन एग्जामिनर कह रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बता कि सम ऑफ दी 3n टर्म्स बराबर है a के, और सम ऑफ दी 6n टर्म्स बराबर है b के। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने सिंपल तरीके से इसको इस पैटर्न के ऊपर लिख दिया। अब सम ऑफ 3n टर्म्स बराबर है a के, सम ऑफ 6n टर्म्स बराबर है b के, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो भाई अगर तो जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए था कि आपको एस एन की वैल्यू दी जाती तो फिर आपसे निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारे पास देखो एक फॉर्मूला तो ये होता है, आपको याद होगा मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया था कि एस एन बराबर होता है किसके, आपके पास ये बराबर होता है टी एन, या फिर आप इसको ऐसे करके लिखते हो कि टी एन बराबर होता है किसके, एस एन माइनस के एस एन माइनस 1 के। यानी कि लेट सपोज अगर मुझे T2 की वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर होगा S2 माइनस के S1 के, या T4 बराबर होगा किसके, S4 माइनस के S3 के। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ रहा है फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फिर या तो फिर यहाँ पे आपको सीरीज का सम का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ। सम का फॉर्मूला जो होता है ना आपके पास एस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, और फिर दोनों को आप एक दफा फॉर्मूला इसके लिए ओपन करो, जहाँ पे n आ रहा है वहां पे आ जाएगा आपके पास 3n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a का 2a, और इसकी जगह पे यहाँ पे a आ जाएगा इंटू 2a का 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। n की जगह पे आप लिख दोगे 3n, तो 3n माइनस का 1, 3n माइनस का 1 इंटू डी, और फिर एक दफा फॉर्मूला ओपन करोगे S6n के लिए, तो बन जाएगा b इज इक्वल टू 6n डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन, और फिर दोनों को आपस में डिवाइड अप करवा रहे होगे तो उससे d की वैल्यू आ सकती है। बट अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन था, ऑप्शंस क्या गिवन थे, आई कैन नॉट डायरेक्टली प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन दिस डेटा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि सर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, द टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का टॉपिक आया हुआ था, कंपोजिट फंक्शन होता है एफओजी का कॉन्सेप्ट, तो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट आया हुआ था कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में प्लॉट करना और उसके ऊपर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। अच्छा इसके अलावा एग्जामिनर बच्चा बता रहा है कि सर एक क्वेश्चन आया हुआ था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत दफा बताया था। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या होती है कि देखो एग्जामिनर कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अक्सर बच्चे गलती करेंगे सॉल्व करने में। सॉल्व करने का इसको पता तरीका क्या होता है, आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अलग लोगे, 1/√1 - x का डेरिवेटिव अलग लोगे, आखिर में दोनों को डिवाइड करवा दोगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन अपने डेरिवेटिव में बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स लेना है, तो साइन एक्स का अलग लोगे, कॉस एक्स का अलग लोगे। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर यही कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/√1 - x² के ऊपर लेना है। तो भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√, के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, सही है, इसका डेरिवेटिव आ गया। और 1/√, के अंदर 1 - x² का डेरिवेटिव क्या होगा, इस टर्म का मैं इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेने पे जाऊंगा, तो इस टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यार, ये आपके पास जो है ना, इस नीचे वाली टर्म को ऊपर भेजोगे, ऊपर जाके बन जाएगा 1 माइनस का x² पावर में नेगेटिव का हाफ। अब जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे ना, तो पावर में नेगेटिव हाफ पहले आएगा, फिर सिंपल तरीके से 1 माइनस का x² और पावर में से माइनस करोगे तो नेगेटिव का हाफ, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का हाफ और नेगेटिव का 1, डेट सिंपली मींस ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव के 3/2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव के 3/2 के बराबर। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आप सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और नेगेटिव के x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर, सिंपल सी बात है, सही है ना भाई। ये इस पैटर्न के ऊपर हमारा चल रहा होता है। तो नेगेटिव का हाफ और नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 3/2 बन गया ना, क्योंकि देखो नेगेटिव का हाफ और नेगेटिव का 1 एलसीएम जब आप लोगे तो नेगेटिव का 3/2 बन गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आपके पास ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव भी वैसे कट गया और ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल 1 माइनस x का स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का 3/2। अब इन दोनों को आपस में आपने डिवाइड करवाना है, जब इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करवाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/√, के अंदर 1 माइनस x² एज इट इज, और ये जो दूसरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया उसको एज इट इज आप नीचे डिवीजन में लिखोगे, तो 1 माइनस का x²। अच्छा, इसको भी तरीके से लिख दो कि भाई 1 माइनस x² की पावर में नेगेटिव का 3/2 आ रहा है, सही है। इसको तरीके से कैसे लिखोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं इसको ऊपर से नीचे भेज दूंगा, तो पावर में साइन पॉजिटिव का हो जाएगा ना, पावर में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का x² और पावर में आ जाएगा पॉजिटिव का 3/2। अगर आप इसको और थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो 1/2 बराबर होते हैं अंडर रूट के, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस का x² और पावर में 3 का 3 आ गया। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के, तो रूट को 1/2 की जगह पे रूट लगा दिया और पावर में 3 का 3 आ गया, तो ये इसके बराबर आ गया। तो इसको होल डिवीजन में मैं इसको लिख दूंगा कि 1/√, के अंदर 1 माइनस x² पावर में 3। अब मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, तो भाई आपके पास ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी 1/√, के अंदर 1 माइनस x² और नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो इट शुड बिकम अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x² की पावर में क्यूब, नीचे डिवीजन में 1 का 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत दफा पढ़ाया था डेरिवेटिव्स के अंदर भी, कि देखो कभी भी एग्जामिनर कहता है ना कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है साइन एक्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे किसके बराबर आ जाएगा, कॉस एक्स के, कॉस एक्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे ये आ जाएगा नेगेटिव के साइन के। अब आखिर में इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो कि आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक बहुत आती है पेपर्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था सर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/x के बराबर होगा। अच्छा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो डेरिवेटिव बताना है किसका, आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई डेरिवेटिव बताइए टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस x का डेरिवेटिव। तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा, भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, तो फंक्शन आ रहा है 1 प्लस x के बराबर, इसका स्क्वायर ले लोगे, फिर ऊपर जाके 1 प्लस x का डेरिवेटिव लोगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अब अगर एग्जामिनर कह रहा है फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर फॉर्मूला भी ओपन कर दोगे, बेसिक चीज है भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि भाई √4 प्लस √7 और अच्छा एक ये बेसिक अलजेब्रा टाइप का कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि रूट के अंदर 4 प्लस √7 प्लस का 4 माइनस √7, इनको सिंपल ऐड करना होगा। अलजेब्रा का कोई बेसिक क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैलकुलेटर भी अलाउ है वहां पे भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, मतलब मजाक कर दिया जाएगा ना, अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपसे निकालनी है। अच्छा भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको बतानी है, आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² + 6y = 8x - 17। कोई मसला नहीं है प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन गिवन है, y², क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है y², वेयर इज y², y² + 6y = 8x - 17। तो y² प्लस का 6x = 8y - 17, y² प्लस का 6x = 8y - 17, y² प्लस का 6y, सॉरी माय बैड, y² प्लस का 6y = 8x - 16, ये क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या फरमा रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया निकाल कर बताओ मुझे किस चीज को, मुझे निकाल कर बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को। तो भाई दो चीजें मुझे साफ तौर पे दिख रही हैं, ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है मेरे प्यारे बच्चों,
मैं आप लोगों को भाई खुशी से नाचना चाहिए था जीआईके के पेपर के अंदर। मैंने आपको ये इसकी शॉर्टकट सिखाई थी पैराबोला के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर। अगर तो पैराबोला के अंदर जो भी आपकी वेरिएबल लीनियर फॉर्म में होता है, इसका मतलब उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रहा है। तो लीनियर फॉर्म में यहाँ पे क्या है, लीनियर फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक्स आ रहा है। कोई बच्चा बोले सर वाई भी तो लीनियर फॉर्म में है। अरे भाई वाई के साथ वाई के खानदान वाले भी मौजूद हैं, वाई स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाई इज नॉट इन लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ एक्स आ रहा है। तो भैया अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। क्या ट्रिक थी, इफ यू कैन रिमेंबर, कि भैया देखो आपको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, जो भी वाई वाली टर्म्स आ रही है उनको जीरो से कंपेयर करवाओ, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू 0। इसका वन टाइम डेरिवेटिव ले लो, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस का 6y का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब फाइनली प्लस का 6 को अगर मैं वहां भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6, और मेरे पास 2y की वैल्यू यानी कि आ गई -6 के बराबर। किसके बराबर आ गई, -6 के बराबर। तो यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई सिंपल -3 के बराबर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आपके पास y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y आपके पास बराबर आ गया किसके, -3 के। तो y -3 आने का मतलब क्या है कि देखो x जो होता है ना उसको हम कहते हैं h, y को हम कहते हैं k। तो भैया यानी कि k की वैल्यू आ गई। अच्छा आप चाहो तो पहले इक्वेशन को तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट भी कर सकते थे। तो अगर मैं इक्वेशन की तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करूं तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 8x और प्लस का 17 इक्वल टू 0। सही है ना भाई, ये मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है, कंप्लीट इक्वेशन है। तो हमने क्या करा भाई, जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसको आपने कंप्लीट वेरिएबल को लिखा एंड देन आपने उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। जब आपने उसका डेरिवेटिव अप्लाई करा तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर आपके पास डायरेक्टली शॉर्टकट के ऊपर k की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू कैसे निकालोगे या a की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए एक लॉजिक है कि देखो जो भी y का आपका आंसर आया ना इसको वापस अपनी इक्वेशन में डाल दो तो आपके पास अल्टीमेटली x का आंसर आ जाएगा। तो जो भी ये y का आंसर आया इसको वापस अपनी इक्वेशन में जरा डालो, तो जहां जहां y आ रहा है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का 6 इंटू y की जगह पे आ जाएगा सिंपल -3, माइनस का 8 x की जगह पे x की वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट करनी है, प्लस का 17 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे शागिर्दों -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 6 इंटू -3 क्या होता है 6 3 इज 18, तो ये बन जाएगा मेरे पास -18। ओके परफेक्ट, माइनस का 8x एडिटिस प्लस का 17 इक्वल टू 0। तो बेटा 9 में से 18 निकालोगे तो क्या बचेगा, -9, माइनस के 8x को दूसरी तरफ भिजवा दो, तो भाई जाहिर सी बात है माइनस के 8x को दूसरी तरफ भिजवाओगे तो प्लस का 8x बन जाएगा। और हमें ये बात मालूम है कि अगर मैं 17 में से 9 को माइनस करता हूं, अगर आप 17 में से क्या निकालते हो 9 को, तो क्या बचेगा 8 ही बचेगा। तो ये पॉजिटिव का 8 आ गया इक्वल टू के बाद 8x का 8 से 8 कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो x जहां पे होता है वहां पे क्या होता है h। मैंने आपको इसकी शॉर्टकट सिखाई थी, जहां पे ख्वाब वहां पे HBL। सही है ना भाई, HBL की फ्री प्रमोशन है, जहां पे ख्वाब वहां पे HBL, जैसे ही जहां पे x है वहां पे h है, जहां पे y है वहां पे k है। तो जो x आया इसका मतलब कि आपको h भी मिल गया, तो x भी आ गया, h भी आ गया, k भी आ गया। अच्छा a कैसे निकालते हैं, a निकालने की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो मैंने आपको a निकालने की भी ट्रिक बताई थी। a निकालने की ट्रिक क्या थी कि देखो तुम्हारे पास जो भी लीनियर फैक्टर आ रहा है, लीनियर x या y में से जो भी टर्म लीनियर फॉर्म पे है, अब आप बोलोगे सर y भी लीनियर है, भाई y के साथ y स्क्वायर भी आ रहा है, y के साथ y स्क्वायर भी आ रहा है, तो y इज नॉट लीनियर। लीनियर यहां पे सिर्फ x वाली टर्म थी, तो जो भी लीनियर वैल्यू आ रही है ना इस वैल्यू को उठाओ, जो भी लीनियर वैल्यू आ रही है इसको उठाओ, इसका साइन अपोजिट कर दो, यहां पे इसका जो भी साइन है ना उस साइन को अपोज कर दो, यानी कि साइन को उल्टा कर दो और इसको कंपेयर करवा लो डायरेक्टली 4a के साथ। तो क्या बन जाएगा 4 1 4 4 2 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 2 के बराबर। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे शागिर्दों, 2 के बराबर। तो अब आपके पास अगर मुझे कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो मेरी कौम के बच्चों आप ऐसे निकाल सकते हो यार, हंसी मजाक के अंदर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके बराबर होगी, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, चूंकि लीनियर फॉर्म के अंदर x था तो इसका मतलब ये पैराबोला आ रहा है x एक्सिस का, लीनियर फॉर्म में क्या है x है, तो इसका मतलब ये पैराबोला है x एक्सिस का। तो अगर x एक्सिस का पैराबोला आ रहा है तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा कि हम सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दी x एक्सिस को अप्लाई करेंगे, जो कि किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी x इज इक्वल टू h माइनस के a के। तो हमारे पास x इज इक्वल टू h, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला, h बराबर है 1 के, a बराबर है 2 के, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 के बराबर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बताओ बात समझ में आती है, मजा आता है भाई। आप 60,000 रुपए भी दे दोगे ना किसी कोचिंग सेंटर के अंदर, आपको शॉर्टकट से बताएंगे। ये सर हाशिम की शॉर्टकट्स है, मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स है भाई। इन शॉर्टकट्स का फायदा ये होता है कि आप विद इन सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। ये आंसर आ गया, ये बड़ी बेहतरीन शॉर्टकट है भाई, जिन बच्चों ने कॉनिक्स मुझसे पढ़ा था मैंने आपको सिखाई थी बेटा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। बेटा मैंने आपसे दो बातें कही है खुदारा, आप नस में अप्लाई कर रहे हो, जीआईकेआई में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में कर रहे हो, एनईडी में कर रहे हो, यूईटी में कर रहे हो। कॉनिक्स सेक्शन के अंदर 3 तरह के टॉपिक्स लाजमी कवर करके जाओ, एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन चारों कॉनिक्स की। इसके अलावा जो आपके पास वो होता है ना टेंजेंट लाइन की कंडीशंस होती हैं
वो लाजमी करके जाओ, मैं गारंटी देता हूं बेटा कभी फेल हो ही नहीं सकते। जो बच्चा कहते हैं ना सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो भाई ये सिंपल सी बात है, ये करके जाओगे कभी पॉसिबल ही नहीं ना हो। इक्वेशन ऑफ आपके पास क्या होती है, एसिडिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, ग्रेटर देन 1, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसिडिटी होती है √2 के बराबर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए नेगेटिव के 4/7 का। तो यार बच्चों वाली चीज है, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल, आप एक वाली टर्म को लिखते हो नीचे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमा नेगेटिव का b, और नीचे डिवीजन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। तो नेगेटिव का 4, नीचे नेगेटिव के 4 का स्क्वायर, पॉजिटिव का 16, सही है ना, प्लस का 7 का स्क्वायर इज 49, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉमा नेगेटिव का साइन ये फॉर्मूले का, और b मेरे पास क्या है 7 के बराबर, तो 7 आ जाएगा, नीचे डिवीजन के अंदर 16 प्लस का 49, एडिट सिंप्लीफाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू बी, मैंने आपको वेक्टर्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया था प्रोजेक्शन, देखो मुझे तो खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पढ़ाया था जो डिलीवर किया था वो आ रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू बी किसके बराबर होता है भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू बी का फॉर्मूला होता है, अगर ए से बी के ऊपर प्रोजेक्शन जा रहा है तो आपके पास सिंपल ऊपर आप लोगों दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्रिएट की जा रही है नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। अच्छा आगे बच्चे बता रहे हैं सर नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इंग्लिश में 8 से 9 एमसीक्यूज थे कॉम्प्रीहेंशन के, इट वाज अबाउट दी सुनामी। अब सुनामी के रिलेटेड कोई कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ था। देखो बेटा मैं एक बात आपको गाइड कर देता हूं, इफ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे कॉम्प्रीहेंशन विल बी देयर। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की ट्रिक समझ लो, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, कॉम्प्रीहेंशन को पहले पढ़ना नहीं होता, आपको जो पहले आंसर क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, आप उन क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड होगा, जो भी कीवर्ड आ रहा होगा ना उस कीवर्ड को आप पैराग्राफ में सर्च करोगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस कीवर्ड से आगे पीछे गिवन होगी। बेटा आई एम नॉट ओनली एन आईबी ड्रॉप आउट बट आल्सो आई हैव अ मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, तो भाई मैंने आइल्स भी दिया था, तो आइल्स के अंदर भी ये वाली फनकारी होती थी, तो भाई राइटिंग वहां पे तो अगर राइटिंग आती थी पूरी पूरी। द पॉइंट इज दैट कि यार कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होती है, ऑल्दो आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर बट आई कैन गाइड यू इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर, यार कभी भी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के तरीकेकार है। अच्छा आगे कह रहे हैं फिजिक्स आई डोंट रियली रिमेंबर बट इट वाज इजी वन, एमसीक्यूज वर रिपीटेड टू टाइम्स, यानी कि कुछ एमसीक्यूज 2 दफा रिपीट हुए, फ्री का नंबर है। इट वाज अबाउट फर्मी टेम्परेचर, ऑल्दो आई एम अ मैकेनिकल यार बट प्लीज पार्डन मी ऑफ, मैंने फेस काफी अर्से से नहीं पढ़ी हुई भाई। इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल वाज 50%, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल वाज 50% ऑफ एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव द अर्थ देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कुछ ऐसा था, यानी कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल वाज 50% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव द अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव द अर्थ एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। 2 MCQs were from the simple harmonic motion, 2 were from the nuclear physics, 1 was kinetic energy, if alpha particle is emitted then what changes occur, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। 2 from the electrostatics, 2 from the electromagnetism, 1 was के एक डायग्राम थी of an elliptical orbit, from an elliptical orbit, elliptical होगा यार यानी कि elliptical, यानी कि जो elliptical orbit होता है ना उसके रिगार्डिंग, एंड इस ऑर्बिट के सेंटर में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना था, एंड इस ऑर्बिट के सेंटर में सन था, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ऑर्बिट वर गिवन एंड वी हैड टू टेल कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। नाइस कि भाई 1 वाज काइनेटिक एनर्जी, 1 वाज के एक डायग्राम थी ऑफ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि आपके पास जो एल्पॉइड की शेप होती है ना वैसी, और उस ऑर्बिट के सेंटर में सन मौजूद था, सूरज मौजूद था, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ऑर्बिट वर गिवन एंड वी हैड टू टेल कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अच्छा इन वन क्वेश्चन वी हैड टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, सही है, एंड आई डोंट रिमेंबर द अदर एमसीक्यूज, होप इट विल बी वेल, वेरी गुड बेटा, जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग सो मच एमसीक्यूज, सही है भाई। बॉस एक और बच्चे का पेपर आया है, सिंस जीआईके का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है तो हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ भी हो सकता है, ऑब्वियसली क्वेश्चंस कैन रिपीट। तो एक बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि सर क्वेश्चन आया हुआ था 1 + आयोटा की पावर 8, सॉल्व कैसे करोगे? 1 + आयोटा को सिंपल आप सिंप्लीफाई करवा लो ना, 1 + आयोटा को सॉल्व कैसे करोगे? इसको आप डायरेक्टली पावर 8 को भी भूल जाओ, अभी डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर जाओ तो 1 + आयोटा को अगर मैं इसको सॉल्व करने के ऊपर जाता हूं डिमॉर्गन थ्योरम के ऊपर या फिर पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मुझसे क्या कहता है? पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का पैटर्न या तरीकेकार इसके बराबर होता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है z = r का r, आगे आ जाता है CIS थीटा, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है ना भाई, r किसके बराबर होता है? अब अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो यानी कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में बराबर है 1,1 के, तो यानी कि x बराबर है 1 के, y बराबर है 1 के, तो r आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2 के बराबर, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो अंडर रूट 2 बन गया। और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा = टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का y / x, तो y भी 1 है x भी 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 = 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब होता है π/4। अब फाइनली इसमें डाल दो यार, r की जगह पे आ गया अंडर रूट 2 और c का मतलब होता है cos, तो cos थीटा किसके बराबर है 45 के, प्लस का आयोटा,
और साइन किसके बराबर, साइन थीटा, थीटा भी बराबर है किसके 45 के, इसको सिंप्लीफाई करवा लो तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा अगर अब आप चाहो ना डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो पावर में आपके पास 8 भी मौजूद था, पावर में चूंकि 8 भी आ रहा है ना, तो पावर में चूंकि 8 भी आ रहा है तो हम लोगों ने सिंपल 1 प्लस आयोटा की पहले पोलर फॉर्म निकाल ली, अब पावर में 8 भी आ रहा था तो पावर में 8 को भी जरा अप्लाई कर दो, तो भाई अंडर रूट 2 के पावर पे भी 8 अप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2 की पावर पे भी 8 अप्लाई हो जाएगा। और डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता था कि जो पावर आपके पास आ रही होती है वो एंगल्स का मल्टीपल बनती है जाके, तो ये बन जाएगा सिंपल, ये बन जाएगा सिंपल कॉस का कॉस 8 इंटू 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4 होता है, सही है ना, प्लस का आयोटा साइन का साइन और पावर यहाँ पे आ जाएगी और 45 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 4 के, तो रूट 2 की पावर 8, रूट 2 की पावर 8 को सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, पावर्स को ब्रेक करवा दो ना, 8 क्या होता है 2 4 जार इज 8, तो मैंने 2 को यहां रहने दिया, 4 को मैंने यहां भेज दिया, तो 4 1 जार 4 4 2 जार 8, ये क्वेश्चन वैसे पास पेपर का आया हुआ यार, ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली वहां से करवाया था, तो 2 से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 के, और मेरे पास ये cos 2 पाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा cos 2 पाई प्लस का आयोटा साइन का साइन, यहां पे आ जाएगा 2 पाई, तो cos 2 पाई किसके बराबर होता है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का बेसिक असूल है, दुनिया का असूल क्या है कि साइन जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर 0 का होता है, वाइल कॉस जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 या -1 होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 आपके पास एक्स एक्सिस के एंगल होते हैं 0 360 या फिर 180, तो साइन इन तमाम एंगल्स पे 0 का आंसर शो करेगा, मगर कॉस जो होगा ना आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर 1 या -1 होगा, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंगल होंगे जैसे कि 0 या 360 डिग्री है, वहां पे वो होगा प्लस का 1, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा यानी कि 180, वहां पे होगा नेगेटिव का 1। ये बेसिक लॉजिक है, बताई भी है। तो cos 2 पाई किसके बराबर होगा, प्लस के 1 के, आयोटा का आयोटा sin 2 पाई होगा 0 के बराबर, तो मेरा सिंपल आंसर आ जाएगा 16 के बराबर। सॉल्व करने का आसान तरीका एक ये भी है, और कोई मेथड आपको आसान लगता है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, तो मुझे इसमें मजा आता है। अच्छा भाई खैर, सर ट्रिगोनोमेट्री आपकी मैराथन वाली थी, सर आपकी मैराथन ग्रेट है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मेरे प्यारे बेटे। जो टेस्ट हुआ है लाहौर में, जो टेस्ट हुआ वहां से हमारे एक शागिर्द ने कार्ली, अब इनका नाम है माशाल्लाह से कार्ली, इन्होंने फरमाया कि सर आई वॉच सर हाशिम ज़िया मैराथन, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे लेजिटली, वेरी गुड भाई मेरे प्यारे बेटे। अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि n कॉम्बिनेशन 10 अगर बराबर है n कॉम्बिनेशन 12 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई n कॉम्बिनेशन 10, n कॉम्बिनेशन 10 अगर बराबर है n कॉम्बिनेशन 12 के, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि इसकी लॉजिक भी मैंने आपको पढ़ाई थी, देखो मुझे तो मुस्कुराने का मौका इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मुझे तो मजा आता है, मैंने आपको इसकी लॉजिक क्योंकि पढ़ाई थी। इसकी लॉजिक इफ यू गाइस रिमेंबर हमने क्या पढ़ी थी कि भाई देखो दुनिया में कभी भी 2 कॉम्बिनेशन किस सूरत में बराबर आते हैं, दुनिया के अंदर अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि 2 कॉम्बिनेशन के सिंबल आपस में क्या है, बराबर आ रहे हैं, तो वो कौन सी रीजन होगी जहां पे 2 कॉम्बिनेशन आपस में बराबर हो जाएंगे, उसके पीछे एक लॉजिक थी। और वो लॉजिक क्या थी कि दुनिया में कभी भी 2 कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बराबर होंगे जब कभी n कॉम्बिनेशन n माइनस का r बराबर आएगा किसके, n कॉम्बिनेशन r के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन के अंदर शॉर्टकट ये होती है कि n कॉम्बिनेशन r प्लस का n कॉम्बिनेशन r माइनस का 1 हमेशा बराबर होगा n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r के। इन 2 फॉर्मूलाज को समझ लो, इन 2 फॉर्मूलाज की लॉजिक को पिक कर लो, तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट तरीन ट्रिक्स हैं। अब देखो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है n कॉम्बिनेशन 10 बराबर n कॉम्बिनेशन 12 के, तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 1 कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। ओके अच्छा, अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करें, क्या लॉजिक होगी। एक तरीका तो ये कि आप इसको पहले ओपन अप करवाओ, ओपन करवा के फनकारियां करते करते सॉल्व करने पे जाओ। एक तरीका ये भी तो है कि एक दफा मेरे पास r आ रहा है 12, एक दफा आ रहा है 10। अब देखो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 12 वाली, इसका मतलब एक्चुअल r मेरा ये आ रहा है, और ये वाला जो है ना ये n माइनस r करके फॉर्म हुआ है। अब आप खुद सोचो ऐसा क्या नंबर होगा यार, उसमें से अगर मैं 12 माइनस करूं 10 आएगा, ऐसा क्या नंबर होगा, ऐसा वो कौन सा नंबर होगा कि उसमें से जब मैं 12 माइनस करूं 10 आएगा, सही है ना। यानी कि ऐसा क्या नंबर होगा, मैं कहता हूं कि n माइनस का 12 बराबर है किसके, 10 के, तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 प्लस 12 यानी कि 22 के बराबर होगी। या फिर उसको सॉल्व करने की एक और ट्रिक क्या होती है कि भाई डायरेक्टली हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि n बराबर होता है किसके, r1 प्लस के r2 के, तो n किसके बराबर होता है, r1 प्लस r2 के, यानी कि ये बन गया 12 प्लस का 10 किसके बराबर, 22 के बराबर, यानी कि मेरे पास सिंपल n की वैल्यू 22 होगी। इसका मतलब 22 कॉम्बिनेशन 12 का जो आंसर आएगा वो बराबर होगा 22 कॉम्बिनेशन 10 के। भाई इसको सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, ये नहीं कि मैं अपने पास से बता रहा हूं, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया था। लेट सपोज कभी भी लिखा हुआ आ जाए 10 कॉम्बिनेशन x, लेट सपोज बराबर आ रहा है किसके, मेरे पास 10 कॉम्बिनेशन x बराबर आ रहा है 10 कॉम्बिनेशन 4 के, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो भाई शॉर्टकट क्या होता है कि n बराबर होता है r1 प्लस r2 के, तो n यानी कि 10 बराबर है किसके, r1 x के प्लस का r2 4 के,
तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 4 जाएगा 6 के बराबर। ये बहुत दफा बताए हुए हैं। कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ था, ट्रिगोनोमेट्रिक के ऑप्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक ऑप्शंस भी थे, ऑल्सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी आया था। इसके अलावा हमारे पास बच्चा क्या कह रहा है, अच्छा बच्चे ने मजीद पेपर शेयर अप किए हुए, ये एक पेपर बच्चे ने भेजा है कि सर सम क्या बन गया। अब देखो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, मैंने खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी बात इसलिए एक्सप्लेन करी ताकि आपको बात समझ में आए, बात करने में आपको मजा भी आए ना, आपको समझ में आए पूरी बात। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 का 1/2। एक दफा मेरी समेशन जो है 1 से लेके 100 तक की अप्लाई होगी n स्क्वायर के लिए, और एक दफा प्लस के साइन के बाद ये अप्लाई होगी 1 से लेके 100 तक की n के ऊपर। तो भाई सिंपल सी चीज है यार, आपको ये बात मालूम है कि n स्क्वायर की समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 और नीचे डिवीजन में 6 का 6 इंटू 2n प्लस का 1। ये होता है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला। वाइल हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 और नीचे सिंपल 2 का 2 आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो क्योंकि 100 तक टर्म तक का सम निकालना है। तो भाई ये 1/2 क्यों करा है, दोबारा समझ लीजिएगा। आपके पास चूंकि यहाँ पे हर टर्म के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, हर टर्म पे जब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था तो आपने 2 को कॉमन ले लिया और सिंपल n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो n स्क्वायर प्लस का n बन गया। n स्क्वायर के लिए उसका फॉर्मूला और n के लिए उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। सिंपल है यार, बच्चों वाली चीज है। क्या बन जाएगा, n चूंकि 100 आपका 100 टर्म्स का सम निकालना है तो ये बन जाएगा 100 प्लस का 1 101, फिर 100 इंटू 2 200, 200 प्लस का 1 201 और नीचे 6 का 6 आ गया, इधर प्लस का साइन और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास n की जगह पे 100 प्लस का 1 101 और नीचे 2 का 2 आ जाएगा। अब मुझे पता है बेसिक मैथ्स है भाई, 2 1 2 2 50 इज 100, 2 3 इज 6 एंड 2 50 इज 100, 3 1 3 3 6 इज 18 एंड 3 7 इज 21। अब आपको कैलकुलेटर अलाउ है भाई, कैलकुलेटर में सिंप्लीफिकेशन करवा लो। चलो मैं बता देता हूँ, 50 इंटू 101 वैसे किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 101, 50 इंटू 101 ये आ जाएगा 5050 के बराबर, और इस 5050 को फिर 67 से मल्टीप्लाई करोगे और बाहर 1/2 का 1/2 एज इट इज, सही है ना। फिर प्लस का साइन 50 इंटू 101 ये हो जाएगा 5050 के बराबर। तो 5050 मल्टीप्लाई बाय 67 प्लस का 5050 अगेन और नीचे डिवाइडेड बाय 2। तो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए था 171700 के बराबर। ये क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था आज GI के पेपर का। ये एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई z की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू आ रही है √1 + y स्क्वायर, y की वैल्यू आ रही है x स्क्वायर के बराबर, dz/dx की वैल्यू बताइए। कोई मसले की बात नहीं है मेरा बच्चा, कैसे निकालोगे भाई। सबसे पहले देखो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, मुझे z की वैल्यू गिवन है √ के अंदर 1 प्लस का y स्क्वायर, z की वैल्यू गिवन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से लेता हूं तो बन जाएगा dz/dy, सही है ना, dz/dy। और हमें पता है स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की सर हाशिम की शॉर्टकट 1/2 लिखो, √ वाली टर्म को नीचे वाले 2 के साथ लिखो और फिर रूट के अंदर वाली टर्म्स का रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव ले लो। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बिकम 2y, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल y डिवाइडेड बाय √ के अंदर 1 प्लस का y स्क्वायर। ओके परफेक्ट। अच्छा अब देखो हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे dz/dy। अब क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भाई ये आपको y इज इक्वल टू x स्क्वायर गिवन है या y इज इक्वल टू ये u स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपके पास क्या कैलकुलेट करना है, dz/du आपको कैलकुलेट करना है, सही है। ओके परफेक्ट। अब देखो दूसरी इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल टू u स्क्वायर की। तो सिंपल अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेता हूं तो बन जाएगा dy/du और यहाँ पे u स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2u के बराबर। अब देखो अगर मुझे डेरिवेटिव मुझे अगर dz/du निकालना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो चेन रूल क्या कहता है कि भाई सिंपल हमने dz/dy किया और इनटू हम लोगों ने किया dy/du, तो भाई क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर dz/du के बराबर आ जाएगा ना। जब हम दोनों को आपस में डिवाइड अप करवाओगे तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपली। तो भाई मैं इसी पैटर्न को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसी पैटर्न को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है ना। तो हमारे पास ये क्या बन गया, अगर हम इसके अंदर सिंपल तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो भाई देखो मेरे पास dy/du की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर है, वो आ रही है सिंपल तरीके से 2u के बराबर, और dz/dy की वैल्यू क्या आ रही है, तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्या रखता हूँ, मैं dz/dy के अंदर dz/dy की वैल्यू को डालता हूँ जो कि बराबर है y डिवाइडेड बाय √ के अंदर 1 प्लस का y स्क्वायर, और dy/du की वैल्यू आ रही है सिंपल 2u के बराबर। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करवा लूँ कि लेट सपोज क्वेश्चन में आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूट मैं नहीं करवा रहा, क्वेश्चन में गिवन है कि y बराबर है किसके, u स्क्वायर के, तो इस y की जगह पे भी u स्क्वायर आ जाएगा इंटू 2u का 2u और नीचे आ जाएगा √ का √ 1 प्लस का y स्क्वायर, तो y की जगह पे u की वैल्यू आ जाएगी तो u की पावर 4 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए अगर तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, सही है ना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था n कॉम्बिनेशन 10 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 12 और आपको आंसर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बेटा ये मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है कि हमने एक क्वेश्चन कवर अप किया था मैराथन के अंदर के साइन आई, ये क्वेश्चन गलत गिवन है। वैसे क्वेश्चन क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है ना, ये मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन बेसिकली क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज नेगेटिव पाई और यहाँ पे आ रहा है आयोटा साइन एक्स प्लस का आयोटा कॉस एक्स, सही है, इंटू आयोटा साइन एक्स आयोटा साइन एक्स माइनस का आयोटा कॉस एक्स। अब देखो मेरी नजर में बच्चे ने क्वेश्चन गलत लिखा है, आयोटा साइन और आयोटा साइन आपस में नहीं आ रहा होगा, मगर चलो खैर है, अगर आ रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये सिंपल आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये बन गया मेरे पास आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का आयोटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन पाए और नेगेटिव की पाए और इंटू डीएक्स का डीएक्स। हमें पता है आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है तो प्लस 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया बेसिकली किसके बराबर, कॉस जो है वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, साइन आपके पास नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास बराबर होता है दुनिया के अंदर किसके, ये बराबर होता है कॉस के डबल एंगल के। तो हमारे पास सिंपल ये क्या बन गया, अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज नेगेटिव पाई, तो अब ये कॉस 2x बन रहा होगा इंटू डीएक्स का डीएक्स। मेरी नजर के अंदर अगेन अभी भी जो है ना यहाँ पे आयोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आयोटा नहीं होगा तो सिंपल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, उस सूरत में आंसर 2 पाई बनेगा भाई। तो बच्चे ने कोई भंड मारा हुआ भाई यहाँ पे आयोटा साइन एक्स के साथ नहीं होगा, मगर चलो मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया मैंने। तो अब सिंपल कॉस 2x की इंटीग्रेशन लोगे, तो अभी चूंकि 2 बाहर एंगल का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे, जब लेकर आ जाओगे अब फाइनली आपने क्या करना है, कॉस की इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, डेट विल बी पॉजिटिव का साइन 2x और अब आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर दो पाई और नेगेटिव पाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का 1/2 साइन 2 पाई, साइन एक्स एक्सेस के ऊपर एंगल देता है 0 का, तो वो तो फिर आपका आंसर 0 ही आ रहा होगा। तो आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आपके पास कभी भी आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ पे आयोटा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए साइन एक्स के साथ, उसके बगैर अगर होगा ना, अगर उसके बगैर ये क्वेश्चन होगा, तो ये मैराथन का क्वेश्चन था, मैंने आपको मैराथन में बताया था, तो वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा और फिर पाई माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई प्लस पाई 2 पाई, उस सूरत में खाली 2 पाई आंसर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में बच्चे ने गलती करी भी है। अच्छा इसके अलावा बच्चा बता रहा है कि सर हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ऑप्टिकल फिजिक्स से 3 से 4 एमसीक्यूज आए हुए थे, 19 कॉम्बिनेशन 8 इज इक्वल टू 19 परमुटेशन 8 समथिंग लाइक दिस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 वेडनेसडे, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए अगर 53 वेडनेसडेज इन अ लीप ईयर की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे। देखो हमारे पास नॉर्मली एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और अगर आप देखो तो एक साल के अंदर एक दिन कितनी दफा आता है, नॉर्मली 52 डेज दफा आता है ना, क्योंकि एक साल के अंदर टोटल 52 आपके पास वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं नॉर्मली, और आपके पास एक साल में एक दिन कितनी दफा आता है, 52 पॉइंट समथिंग टाइम्स आ रहा होता है, यानी कि तकरीबन 53 टाइम्स 52 टाइम्स एक साल के अंदर कोई भी दिन आता है, और एक दिन होता है एक्स्ट्रा, यानी कि देखो एक साल के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं 365 दिन होते हैं, सारे बंदे बात मानते हैं, सही है। एक जो दिन होता है ना, यानी कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे संडे है, तो मंडे एक पूरे साल में कभी आपने सोचा कितनी दफा आएगा, अगर आप 365 को 7 पे डिवाइड करो ना तो ये आता है 52 पॉइंट समथिंग, यानी कि हर दिन साल का 52 टाइम्स आता है, यानी कि मंडे एक साल में 52 टाइम्स आएगा, सिमिलरली सैटरडे संडे 52 टाइम्स आएगा, समझ रहे हो, फ्राइडे 52 टाइम्स आएगा, यानी कि एक साल में आपको 52 जुम्मे मिलते हैं तकरीबन, सही है। एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है, एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 364 इज डिविजिबल ऑन 7, 365 इज नॉट, सही है। तो बताने का मकसद है कि नॉर्मल साल के ऊपर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर हमारे पास दुनिया के अंदर एक ऐसा साल होता है जिस साल के अंदर आपके पास जो डेज होते हैं ना, ये 366 डेज होते हैं, यानी कि इस साल आपके डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। अच्छा तो अब देखो 366 जब डेज होंगे ना, जाहिर सी बात है 2 दिन आपको एक्स्ट्रा बच रहे होंगे, 2 दिन आपके क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, ये बात समझ में आती है भाई, नॉर्मल सी लॉजिक है। 366 अगर डेज होंगे एक साल के अंदर, तो आपके पास 2 डे एक्स्ट्रा बचेंगे, और हर दिन 52 टाइम्स आएगा, हर दिन उस साल का 52 टाइम्स तो आएगा, और आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे होंगे, सही है। 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा कौन से बच सकते हैं, हो सकता है आपके पास मंडे ट्यूसडे एक्स्ट्रा में आ जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे एक्स्ट्रा के अंदर आ जाए, या फिर आपके पास थर्सडे फ्राइडे एक्स्ट्रा के अंदर आ जाए, या फिर आपके पास सैटरडे संडे एक्स्ट्रा के अंदर आ जाए। यानी कि देखो आपके पास क्या पेयरिंग बन सकती है कि भाई हो सकता है उन एक्स्ट्रा डेज के अंदर आपके पास जो एक्स्ट्रा 2 दिन बच रहे हैं साल अगले साल के स्टार्ट होने से पहले, तो मंडे ट्यूसडे को 2 दिन हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे के हों, या वेडनेसडे थर्सडे के हों, या थर्सडे फ्राइडे के हों, या सैटरडे संडे के हों, या संडे मंडे के हों, यानी कि इन आपके मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे,
एक दिन कौन सा रह गया यार हमारा, अल्लाह भला करे, फ्राइडे सैटरडे हो गया, हाँ फ्राइडे सैटरडे रह गया ना यार, या फ्राइडे सैटरडे, टोटल 7 दिन हमारे बन रहे होंगे, टोटल हमारे सात पेयर बन सकते हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा डेज जो है उनमें से इन 7 में से कोई भी पेयर लाई कर सकता है, नॉर्मल सी लॉजिक है ना। तो यानी कि देयर आर 7 पॉसिबल पेयर्स, यानी कि टोटल 7 पेयर्स हैं एक्स्ट्रा डेज के लिए। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटी बताओ 53 वेडनेसडे आने की, पॉसिबिलिटी क्या बताओ कि 53 वेडनेसडे आए, तो यानी कि इसका मतलब ये कि वेडनेसडे आपका कम से कम एक पेयर लाजमी आना चाहिए, यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 वेडनेसडेज इन अ लीप ईयर, यानी कि देखो 52 टाइम्स ऑफ वेडनेसडे वैसे ही आएगा, एग्जामिनर कह रहे हैं 53 टाइम्स अगर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई इसका मतलब ये कि वेडनेसडे को लाजमी तौर पे इस पेयर का हिस्सा होना चाहिए, ये वाले 2 हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, आपके 2 एक्स्ट्रा डेज जो बच रहे हैं उसमें आए, सही है ना। यानी कि 2 डेज मेरे पास खाली हैं, 2 डेज मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, सिर्फ 2 का है, और टोटल आउटकम कितना है, 7 का है, तो आंसर क्या होगा 2/7 के बराबर। ये इसकी लॉजिक है, मैंने आपको पूरी लॉजिक सिर्फ इसलिए डिफाइन करी ताकि आपको आंसर आ सके। 2/7 कैसे आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 वेडनेसडेज इन अ लीप ईयर, तो भाई जाहिर सी बात है ना, वेडनेसडे फिर पेयर के कौन से पेयर में लाई कर रहा है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे में होगा या वेडनेसडे थर्सडे के अंदर होगा, उसके अंदर वेडनेसडे आना चाहिए ना आपके पास, यानी कि साल के आखिरी के 2 दिनों के अंदर वेडनेसडे आपके पास एक और दफा है, तो 52 टाइम्स तो आएगा, एक और दफा है तो 53 टाइम्स हो जाएगा, तो या तो ट्यूसडे वेडनेसडे आखिरी के 2 दिन होंगे या फिर वेडनेसडे थर्सडे होंगे, तो 2 आउटकम ये होगा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम आपके पास 7 पेयर्स हैं टोटल, तो 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे। अच्छा, एक बच्चे ने और अपना क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करवा के कर लेता हूं भैया। तो क्वेश्चन ये आ रहा है, द एक्टिविटी ऑफ अ 6-day old sample is 75 ग्राम, आफ्टर 2 days it reduces the 37.5 ग्राम, find the initial activity। old sample is 75 ग्राम, after 2 days it reduces to 37.5 ग्राम, find the initial activity, something regarding physics। अच्छा, एक बेसिकली वर्ड आया हुआ था आज जीआईकेआई के पेपर में, डेंड्रोफिलिया करके कुछ वर्ड था, तो भाई ये अ पर्सन हु लव्स ट्री, अ पर्सन हु लव्स ट्री इज नोन एज द डेंड्रोफाइल या डेंड्रोफिलिया, जो भी आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कुछ बच्चों ने ग्रुप्स के क्वेश्चंस भेजे हुए थे, सर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर पावर, करंट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर पूछे हुए थे। इसके अलावा एक एमसीक्यू फिजिक्स के अंदर आया हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। बस एक और बच्चा फरमा रहा है कि आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पावर, करंट, रेजिस्टेंस, पीटीवी, पीएमओ, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए थे। Also, one MCQs was there, if electrons are added in a p-type semiconductor, what charge carrier increase? ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और बच्चा बता रहा है, सर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दी पावर, करंट, रेजिस्टेंस, 3-4 न्यूमेरिकल्स थे, सम ऑफ द एसी चैप्टर, 1 न्यूमेरिकल ऑफ वर्क फंक्शन, 1 MCQs ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स, द रेस्ट फॉर द बेसिक थ्योरी स्टफ आई कांट रिकॉल। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 x माइनस का 1 इंटू dx का सॉल्व कर लोगे भाई। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म गिवन थी आपको 5th टर्म गिवन थी, नवी टर्म कैलकुलेट करनी थी, तो भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर पहली टर्म गिवन थी नेगेटिव के 1/3 के बराबर, 5वीं टर्म गिवन थी 1/5 के बराबर, तो भाई सबसे पहले ये एचपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आप इसको एपी में कन्वर्ट करवाओगे, तो एपी के अंदर आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी -3 और ये आ जाएगी आपके पास सिंपल 5 के बराबर, सही है ना। अब आप कॉमन डिफरेंस की शॉर्टकट को अप्लाई करो, सर हाशिम की बेहतरीन शॉर्टकट, सेकंड टर्म माइनस, आपके पास क्या शॉर्टकट होती है कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस की ट्रिक ये होती है, बड़ी वाली टर्म को ऊपर रखो, उसमें से छोटी वाली टर्म को माइनस करो और नीचे डिवीजन में बड़ी वाली टर्म के एन में से छोटी वाली टर्म के एन को सेपरेट करवा दो, डी की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी, और आपको ए ऑलरेडी पता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ए आपका सॉरी ये वाला ए कंसीडर करोगे ना एपी का डेटा का, ए आपके पास गिवन है, और इस यहां से आपके पास फिर नवी टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, T9 इज इक्वल टू ए प्लस का 8d के फॉर्मूले को अप्लाई करके, a प्लस के 8d के फॉर्मूले को अप्लाई करके आप T9 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ये एपी के अंदर आंसर आएगा, उसको वापस से रेसिप्रोकेट बैक करवा दोगे तो एचपी में आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था, cos थीटा माइनस का cos फाइ, sin थीटा माइनस sin फाइ, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स के एसेंट्रिसिटी फ्रॉम जनरल इक्वेशन, 4/4 का डिटरमिनेंट आया हुआ था। अब देखो 4/4 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर तो सिंपल डिटरमिनेंट आ रहा तो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हूँ कि रॉज या कॉलम सेम आ रही तो 0 हो जाएगा, बट अगर एक लेंथी डिटरमिनेंट आ रहा है तो फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है भाई, खुदा का खौफ करो, 4/4 का डिटरमिनेंट डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर के ऊपर, अदरवाइज फिर आप ट्रिक को अप्लाई करते हो 3/3 की। अच्छा, मैंने बता दिया, ये भी बता दिया मैंने। इसके अलावा इंग्लिश एंड मैथ्स बहुत इजी, फिजिक्स वाज अ लिटिल यू नो, बाय द वे आई हैव एट 3 PM। ओके, अच्छा एक और बच्चा बता रहा है कि सर फिजिक्स के अंदर काफी सिनेरियो बेस्ड था, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर चैप्टर 4-3 से क्वेश्चंस थे, चैप्टर 3 मैट्रिसेस से 2-3 थे, चैप्टर 7 से थे, चैप्टर 8 से 1 था, ट्रिगोनोमेट्री में काफी पोर्शन था, सेकंड ईयर चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चंस थे, डेरिवेटिव में कुछ नहीं था, इंटीग्रेशन के काफी क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी थे, चैप्टर 4 से लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टाइप के 2-3 क्वेश्चन से, कॉनिक सेक्शन काफी सारे थे,
वेक्टर्स का एक था। हीट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, सेकेंड ईयर चैप्टर 15 में से था और लास्ट चैप्टर में से था। इसके अलावा एक बच्चे ने अपना पेपर और शेयर किया हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिए। 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आ रहा है, तो भाई ये सिंपल 8 वाला मैंने सॉल्व करवाया था, पावर 10 पे सॉल्व कर लो। ए इनवर्स निकालने के लिए आया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ऊपर आ रहा है आपके पास मॉडुलस एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3, सॉल्व कर लीजिए। सेंटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना था, शॉर्टकट क्या होती है, सिंपल आपके पास जो लीनियर एक्स और लीनियर वाई होते हैं उनको -2 पर डिवाइड करवा दीजिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था, √4 + √7। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट गायब हो जाएगा, बल्कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है √ प्लस का 4 √7, रूट के अंदर 4 माइनस का √7, तो इसको सॉल्व करोगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, यहाँ पे a + b इंटू a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर एक आ रहा है √3 + आयोटा होल पावर 5, सेम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, इसको आप कन्वर्ट करवाओगे सिंपल तरीके से पोलर फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, फिर डिमॉर्गन थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए। अब्दुल रहमान हमारे एक और शागिर्द फरमाते हैं सर ln आगे कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय x इंटू ln x, ln 1, यार मुझे बेटा अब्दुल रहमान मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, ln t, यार आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मेरे एक्सप्रेशन का अंदाजा आपको हो जाएगा भाई, सही है ना, ln 1 डिवाइडेड बाय x इंटू ln x, क्या तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो अगर 2 ln आ रहे हैं तो सिंपल आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, डिवीजन फॉर्मूला, सिंपल थिंग है। आगे बता रहे हैं सर पूरा ग्राफिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ था पेपर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट का बिल्डिंग होता है वो, मैंने बोला वाह भाई क्या बात है, जीआईके ने मजे करवा दिए पूरे पूरे। अच्छा आगे कह रहे हैं, एक और बच्चा बता रहे हैं सर इंग्लिश के अंदर मेरे पास पैराग्राफ आया था, इनवेंटेबल चेंजेस ऑफ लाइफ, सही है, बड़ा बोरिंग सा पैराग्राफ था, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसके अलावा सिनोनियम आया था डिटेस्ट का, डिटेस्ट, इसके अलावा एग्जीक्यूस्ट का एंटोनियम आया हुआ था, इनडिग्निटी एंड आई फॉरगॉट द रेस्ट, वोकैब वाज सो लेस, कॉम्प्रिहेंशन निग्गा प्रोमो, सही है भाई, यूट्यूब भी मेरा वो ना कर दे भाई, आई फॉरगॉट, लेकिन पैराग्राफ वाज समथिंग अबाउट सुनामी। अच्छा इसके अलावा हूएवर सेड फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, वो रॉन्ग था, वी हैव लकीली थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आया था। तो भाई अभी तक के जीआईकेआई के आज के टेस्ट के क्वेश्चन ये सारे के सारे जो मैंने आप लोगों को बताए, जितने मेरे पास मजीद पेपर्स आएंगे इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को सॉल्व करवा रहूंगा, तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब मैराथन से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द रीजन कि भाई ये फायदा होता है बैजेस के अंदर, आपको एक चीज कवर भी करवाई हुई है और सारी चीजें आपको अब देखो हमारे पास जीआईके 9 जुलाई का एक पेपर और आया हुआ है जिसमें एग्जामिनर कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ln स्क्वायर x क्या होगा, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ ln इंटू साइन स्क्वायर x इसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, और फिर साइन स्क्वायर एक्स जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो अब डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या, क्योंकि दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप 2 sin x cos x को चेंज करवा दो साइन के डबल एंगल फॉर्मूले के ऊपर, एक तरीका वो हो सकता है, या फिर साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 cos x डिवाइडेड बाय साइन x, और cos डिवाइडेड बाय साइन बराबर होता है किसके, कॉट के, तो बन जाएगा 2 इंटू कॉट x के बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है ना भाई। तो ये अच्छा ये बच्चे ने एक ही अपना वो सारे वही लिखे हुए हैं, ये बच्चे ने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमारे पास बच्चे ने, नहीं या फिर आंसर लिखे हुए हैं, तो ये बच्चे ने या तो फिर अपने आंसर लिखे हुए हैं 2 टाइम्स ऑफ दी कॉट एक्स, तो कहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा एक आ रहा है कोसेक माइनस का टेंजन एक्स, एक आ रहा है 2 ln साइन एक्स कॉस एक्स, यार मेरे नजदीक ये आंसर नहीं गिवन हो सकता, चलो अगर आंसर भी गिवन है, अगर मैं ln की चलो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, 2 पहले आ गया, ln साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बनेगा, तो कॉस बाय साइन अगेन 2 टाइम्स ऑफ कॉट एक्स ही फॉर्म हो रहा होगा, उससे भी सेम वैल्यू फॉर्म होगी। अब मुझे लग रहा है, अब ये पता नहीं ऑप्शन गिवन है क्या गिवन है भाई, ये आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, ये या तो अलग क्वेश्चन गिवन है या फिर अलग ऑप्शंस गिवन है, दो डेरिवेटिव निकालने अगर ln साइन स्क्वायर का तो उन्हीं के बराबर आ रहा हो। एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं अंडर रूट के अंदर आ रहा है आपके पास, ऊपर आ रहा है x माइनस का 1, नीचे आ रहा है x प्लस का 1, तो एग्जामिनर इसकी डोमेन आपसे पूछ रहा है, तो इसकी डोमेन क्या होगी भाई, याद रखिएगा अंडर रूट के फंक्शन के अंदर कभी भी नेगेटिव का आपके पास वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, रूट के अंदर डोमेन अनसेटिस्फाई हो जाती है, या फिर अगर डिवीजन का फंक्शन आ रहा हो तो डिवीजन में जीरो नहीं आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसकी डोमेन क्या होगी, x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है भाई। तो हमारे पास जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू नहीं डाल सकता, अब भाई अगर मैं प्लस का 1 रखूंगा ना ऊपर, तो आपके पास ये ऊपर 0 हो जाएगा, ऊपर 0 बनने से फर्क नहीं पड़ता, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, सही है। अच्छा अगर मैं ऊपर डालता हूं प्लस का 1, तो प्लस का 1 डालने से नुकसान क्या होगा, ऊपर मेरे पास 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा,
बट अगर मैं ऊपर कोई नेगेटिव का 2 डालता हूँ ना, तो ये नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 1 क्या बन जाएगा, ऊपर नेगेटिव के अंदर वैल्यू दे देगा। क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ x-1 अभी फिलहाल कंसीडर करूं, तो ऊपर अगर मैं नेगेटिव का 2 रखूंगा तो नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 बन जाएगा। तो रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। सिमिलरली मैं नीचे डिवीजन में नेगेटिव 1 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव 1 रखूंगा तो नेगेटिव 1 प्लस का 1 नीचे 0 बन जाएगा, और डिवीजन में अगर 0 बन जाए तो इन्फिनिटी आ जाता है। इसका मतलब हमारी वैल्यूज क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती हैं भाई, हमारे पास हमारी क्या क्या वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। हमारी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1। बट -1 कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते, -1 को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसके ऊपर यह लगाया कि -1 इज नॉट काउंटिंग, वी आर नॉट काउंटिंग -1। सही है। इसके अलावा यूनियन का यूनियन, और देन हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस के 1 से लेके इन्फिनिटी, ये आपके पास इसका आंसर आना चाहिए मेरी नजर के अंदर। क्योंकि देखो अगर आप x की वैल्यू -1 से कोई भी छोटी डालोगे ना, तो आपका फ्रैक्शन क्या रहेगा, आपका फ्रैक्शन आपका अगर मैं डाल के चेक करता हूं, तो लेट सपोज अगर मैं नेगेटिव का 2 ऊपर भी रखूं नीचे भी रखूं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर नेगेटिव का 3 बन जाएगा, और नीचे क्या होगा, -2 + 1 -1, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन के अंदर नेगेटिव का 2 डालता हूं, तो ऊपर नेगेटिव का वैल्यू आ रही है, मगर चूंकि जब नीचे भी डालूंगा ना, तो नीचे नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो इसका मतलब मैं नेगेटिव की वैल्यू प्लॉट कर सकता हूं। अच्छा, नेगेटिव का 1 डाल के चेक करते हैं। तो नेगेटिव का 1 डाल के अगर मैं चेक करूं, तो -1 ये ऊपर नेगेटिव का 2 बन गया, और नीचे क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 1, नीचे 0 बन रहा है, यानी कि -1 नहीं डाल सकता। अच्छा, मैं प्लस का 1 डाल के चेक कर लेता हूँ, तो 1 - का 1 ऊपर 0 एक्सेप्टेबल है ऊपर, और नीचे 1 + का 1 2 बन रहा है, यानी कि 1 डाल सकता हूँ, क्योंकि आपके पास ऊपर 0 फॉर्म हो रहा है, नीचे 2 आ रहा है, तो ऊपर 0 आ जाए पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज आल्सो 0, तो वो आपके पास डोमेन परफेक्ट होती है। तो इसलिए आप मेरा आंसर क्या होगा, -∞ टू -1 यूनियन, और फिर 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास लिमिट जो है ना, वो आपकी अप्रोच कर रही है कहां पे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, sin x डिवाइडेड बाय x बताओ। तो कभी भी अगर आपकी लिमिट x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन बराबर होता है किसके, 0 के। वाइल अगर लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 के ऊपर, तो साइन एंगल डिवाइडेड बाय एंगल बराबर होता है 1 के, ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग वन, एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द cos x हाफ साइकिल। देखो एक कंप्लीट साइकिल cos का क्या होता है, 0 से लेके 2 पाई का होता है, 0 से लेके 2 पाई का cos का नॉर्मली एक साइकिल होता है। हमें हाफ साइकिल का एरिया बताना है, हमें क्या बताना है, हाफ साइकिल का एरिया। तो यानी कि 0 से लेके पाई का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, इट्स अ सिंपल थिंग। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ 0 से लेके पाई का एरिया, तो जाहिर सी बात है क्योंकि एरिया बताना है तो इसको मॉडुलस में रहने देता हूँ मैं, इंटू dx का dx। अब देखो हमने मॉड में क्यों कन्वर्ट करा है इसको, उसके पीछे रीजन क्या है, आपको एरिया बताना है, आपको एरिया बताना है ना, और किसका बताना है, cos x का बताना है। तो cos x का हाफ साइकिल होगा 0 से लेके पाई, मगर हमें ये बात पता है कि cos जो होता है ना, 0 से π/2 के ऊपर पॉजिटिव होता है, वाइल π/2 से लेके पाई के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो भाई मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है ना, कि भाई 0 × पाई, और यहाँ पे cos x का cos x × dx। तो इसको अगर मैं ब्रेक करवाऊं, जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, कि यहाँ पे मैंने लिया 0 से लेके π/2, एक दफा ले लिया पॉजिटिव का cos x × dx, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एक दफा मैं अप्लाई कर देता हूँ पाई से लेके π/2 तक। भाई याद करो आपके पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है ना, b × c वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि भाई आपने पहले a × c करा, फिर आपने b × c कर दिया, जो फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो cos x का cos x × dx का dx, अब इसको अप्लाई करवाइए आप, cos x की इंटीग्रेशन हो जाएगी पॉजिटिव के sin x के बराबर, एक दफा ये हो जाएगा π/2 और 0 की लिमिट, फिर माइनस का साइन, अगेन cos x की इंटीग्रेशन विल बी sin x, एक दफा मेरी लिमिट आ जाएगी पाई और π/2 की। अब इसको अगर आप अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, अब आप लिमिट्स को अप्लाई करवाइए, तो लिमिट्स हो जाएंगी मेरे पास sin π/2 माइनस का sin 0, और माइनस का साइन, और एक दफा ये हो जाएगी मेरे पास sin पाई माइनस का sin π/2। तो π/2 यानी कि 90 डिग्री, sin 90 बराबर होता है 1 के, sin 0 बराबर होता है 0 के, माइनस का साइन sin पाई यानी कि 180 बराबर होता है 0 के, माइनस का साइन और sin 90 बराबर होता है अगेन 1 के, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 1, तो 1 + 1 2 के बराबर आंसर आ रहा होगा। तो एरिया ऑफ द हाफ साइकिल ऑफ द cos इसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं ln x की पावर x, ये मैराथन का क्वेश्चन है भाई, सिंपल आप x को पहले लिख दो, और ln x, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी क्या होती है ln की, कि आपकी पावर पहले आ जाएगी, और सिंपल आपके पास ln नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, सिंपल इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, सिंपल तरीके डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड आ रहा है, साइन इनवर्स x वाला। अच्छा, एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई सेंटर ऑफ अ सर्कल बताइए, आपके पास इक्वेशन गिवन है सर्कल की, इक्वेशन आ रही है 4x² प्लस का 4y² माइनस का 8x प्लस का y माइनस का 11 = 0। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए पहले आप x² y² को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, तो सबसे 4 कॉमन ले लोगे, 4 कॉमन ले लोगे इस इक्वेशन से, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस का y² माइनस का 4 × 2 = 8, और यहाँ से y के अंदर चूंकि 4 मौजूद नहीं है तो उसके डिवीजन में आ जाएगा,
11 के बाद भी 4 मौजूद नहीं है, डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई है वहां पे 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों को सर्कल का सेंटर निकालने की शॉर्टकट बताई थी कि जो भी x आ रहा है और जो लीनियर x आ रहा है और लीनियर y आ रहा है, इनको -2 पे डिवाइड करवा दो, तो -2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 1, और y डिवाइडेड बाय 4 तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 8 के बराबर, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1,1/8 के बराबर। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ रहा होगा। मैंने एक शॉर्टकट आपको पढ़ाई थी, कभी भी आपको सर्कल का सेंटर निकालना हो तो लीनियर एक्स और लीनियर वाई को डायरेक्टली -2 पे डिवाइड करवा दीजिए। एक बच्चे ने और क्वेश्चन शेयर किया था कि भाई दुनिया के अंदर कब क्रॉस प्रोडक्ट और आपका डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है, एंगल क्या होता है? जाहिर सी बात है 45 डिग्री का एंगल होता है जब आपके पास साइन और कॉस आपस में बराबर आते हैं। एक बच्चे ने और क्वेश्चन शेयर किया था, सर क्वेश्चन आ रहा था कि f इंटू एफ इनवर्स, तो f इंटू एफ इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल fx बचेगा, fx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो भी आ रही है। अच्छा, और बच्चों ने अपने क्वेश्चन शेयर किए थे, सर टेंजेंट इनवर्स x की रेंज निकालनी थी, सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था साइन इनवर्स x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने वाला, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, कोई रिपीटेड आ रहा है, n कॉम्बिनेशन 12 और n कॉम्बिनेशन वाला। इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ था x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 वाला। तो भाई कैसे सिंप्लीफाई करोगे? पहले सम ऑफ रूट निकालोगे, सम ऑफ रूट, यही मैराथन में मैंने इक्वेशंस बहुत दफा पढ़ाई थी आपको। सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? माइनस का हमारे पास सिंपल तरीके से सम ऑफ रूट का फॉर्मूला नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a, नेगेटिव का साइन b बराबर है किसके? -7 के नेगेटिव प्लस का 7 डिवाइड बाय 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ रही है? 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा डॉट बीटा भी आ गया। आपको 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर निकालना है, तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 बाय बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? सिंपल एल से ले लीजिए, नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर, सही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यूज को डालो, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक चीजें मैराथन में कवर करवाई है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6। अब की बारी में 1 बाय अल्फा प्लस का 1 बाय बीटा निकालना है। भाई दुआएं दो बेटा, मैराथन में सब कवर कराया हुआ है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय e की पावर x, तो e की पावर x को नीचे से ऊपर भेजोगे, e की पावर नेगेटिव x इंटू x इंटू dx, यहाँ पे आप बाय पार्ट्स को अप्लाई करोगे। तो मैंने आपको कॉमन एक्सपोनेंट, आपको मैंने एक शॉर्टकट बताई थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, कभी भी अलजेब्रिक टर्म आ जाए इसको आप कहोगे u, और जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है या ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आ रही है उसको v कहोगे। तो u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, v वाली टर्म का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो बेटा x का एक दफा डेरिवेटिव लोगे 1 आएगा, 1 का एक और दफा डेरिवेटिव लोगे 0 आ गया। e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन क्या होगी? अब जरा और से बात समझो, अगर मैं e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन लूंगा तो e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन क्या होगी कि भाई आपको पहले पावर में जो टर्म आ रही है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव x का डेरिवेटिव नेगेटिव 1 होगा, अभी बाहर मौजूद नहीं है तो लेकर आओगे। जब लेकर आ गए तो अब फाइनली e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन क्या होगी कि एक दफा e की पावर नेगेटिव x को एलरेडी लिखोगे, तो यानी कि मेरे पास जो e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन होती है ये होती है नेगेटिव का e की पावर नेगेटिव x। अब एक और दफा जब इंटीग्रेशन लूंगा इसकी तो अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा इंटू e की पावर नेगेटिव x। ये मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको ऐसे करके जोड़ दो, ये प्लस ये माइनस, तो x इंटू माइनस प्लस माइनस का माइनस, तो ये बन जाएगा x इंटू e की पावर नेगेटिव x, फिर प्लस माइनस का माइनस, ये बन जाएगा e की पावर नेगेटिव x प्लस का सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था x की पावर नेगेटिव का 2/3 की इंटीग्रेशन। अरे भाई इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर में एक इजाफा ऊपर तो एक दफा नीचे भी लिखोगे, नेगेटिव का 2/3 प्लस का 1, और जो भी लिमिट्स आ रही है लिमिट डाल दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन गिवन था x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एरिया बिटवीन x एंड, आई एम सॉरी यार मेरी राइटिंग नहीं है भाई, ये टाइपिस्ट फिर मेरा खराब नहीं है, टाइपिस्ट हर जगह खराब होता है, सही है। खैर बड़ी बात है, बच्चे ने पेपर शेयर किया, जिसने भी शेयर किया भाई मैं सबकी तरफ से इज्तिमाई दुआ करवाता हूँ, अल्लाह ताला इस बच्चे को बहुत सारी कामयाबी दे भाई। तो क्वेश्चन आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एरिया बिटवीन, मुझे लग रहा है लिमिट्स गिवन है आपको यहाँ पे, सही है ना, लिमिट्स गिवन है, तो y की फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट कर लो, y इंटू 1 माइनस का स्क्वायर बन जाएगा। अब यार अगर तो देखो ये इक्वेशन गिवन है, देखो इसमें दो लॉजिक्स हैं, अगर तो सिंपल आपको लिमिट्स गिवन है तब तो आप डायरेक्टली जो है ना एरिया अंडर द कर्व वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, लिमिट्स को डाल दोगे। बट अगर तो आपको दो इक्वेशंस दी जाती हैं तो उन दोनों इक्वेशंस को पहले आपस में सिंप्लीफाई करोगे, x की दो वैल्यूज निकालोगे, दोज वैल्यूज विल बी यूज्ड एज योर लिमिट्स, रिमेंबर दिस थिंग, दोज वैल्यूज विल बी यूज्ड एज योर लिमिट्स, और फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको लॉजिक दी हुई है कि अगर कभी भी दो इक्वेशंस गिवन होती हैं तो दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करवा के पहले आप x की वैल्यूज निकालते हो, वो आपके लिमिट्स के तौर पे काउंट होती हैं, और फिर दोनों इक्वेशंस की सबट्रैक्शन करवाते हो, और उसके बाद वो जो दोनों इक्वेशन को सेपरेट करवा के जो आंसर होता है ना उसके ऊपर आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहे होते हो और फिर लिमिट्स को अप्लाई करके एरिया अंडर द कर्व निकालते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है आपको यहाँ पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि a2 की वैल्यू बराबर है 2 के,
और A11 की वैल्यू बराबर है 256 के, तो एग्जामिनर कह रहा है A6 किसके बराबर होगा, तो बेसिक एपी का क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन गिवन था x की पावर e इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव बताना है। तो x की पावर e इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव बताना है। डेरिवेटिव का सिंपल क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। पहली वाली टर्म को एडिट जाने दो, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है प्लस का साइन, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट जाने दोगे और जिस टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर उसको अप्लाई करोगे। तो x की पावर e का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे मेरे प्यारे शागिर्दों। तो चाहो तो e की पावर x को पूरा कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बन गया x की पावर e इंटू प्लस का साइन इंटू ई की पावर x इंटू ई माइनस का 1, ये मेरा आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्वेश्चन गिवन था x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1, एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है। हाइपरबोला का क्वेश्चन आ रहा है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, e इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ए है, क्योंकि हाइपरबोला के अंदर जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है वो आपका ए स्क्वायर है, जो नेगेटिव आपका बी स्क्वायर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज 16, बी स्क्वायर इज 9 और नीचे आ गया 16 का 16, 16 प्लस का 9 25 और नीचे आ जाएगा 16। तो बेटा 25 का रूट बराबर है 5 के, 16 का बराबर है 4 के। भाई याद रखिएगा बेसिक मैथ्स में मुझसे भी ब्लंडर हो सकता है, नॉर्मल सी बात है भाई। असल चीज कॉन्सेप्ट देना है, बताना है क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट्स मोर देन इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्वेश्चन भाई जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो 4-4 घंटे की वीडियो डिजाइन हो रही होती है वेबसाइट के ऊपर। पॉइंट इज दैट कि आपको क्वेश्चन की लॉजिक क्लियर हो गई, क्लियर है भाई, कोई मसला थोड़ी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन गिवन था x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, न्यू रूट्स आपको गिवन है x प्लस का a अंडर रूट ए बी और b प्लस का b इंटू रूट के अंदर a प्लस का 3। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस। सिर्फ टाइपिस्ट मेरा खराब नहीं होता भाई, तो मुझे राइटिंग समझ में नहीं आई, बट समथिंग लाइक रूट्स। तो अगर रूट्स का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, यू कैन सॉल्व इट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो कंडीशन क्या होगी। दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है कि एक्स और वाई कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर बिछी हुई है, लाइनें एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, तो दोनों लाइंस की इक्वेशन सिमिलर होनी चाहिए। अगर तो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है इसका मतलब यानी कि ऊपर दूसरे की आ रही है, दोनों लाइंस की इक्वेशन सिमिलर होगी। कोइंसिडेंट की इक्वेशन यही होती है। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है कि पहली वाली लाइन का जो y कोफिशिएंट है दूसरी वाली लाइन का x कोफिशिएंट होगा, और पहली वाली लाइन का जो x कोफिशिएंट है विद अपोजिट साइन दूसरी लाइन का y कोफिशिएंट होगा। तो कोइंसिडेंट अगर कह रहे हैं तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना, दोनों लाइंस की इक्वेशन पे एक्जैक्टली सिमिलर होनी चाहिए। एग्जामिनर कह रहे हैं a की पावर cos x का डेरिवेटिव बताना था, तो भाई a की पावर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉमन एक्सपोनेंट फॉर्मूला कि भाई सिंपल तरीके से क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉमन एक्सपोनेंट फॉर्मूला क्या कहता है, एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर ln a का ln a, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव के sin x के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है मेरे बच्चे के लिए, अगर ये क्वेश्चन मुश्किल है तो भाई माजरत के साथ मेरे शागिर्द नहीं हो। sin x की पावर x का डेरिवेटिव, प्योर एक्सपोनेंट फॉर्मूला डेरिवेटिव का सर हाशिम ने क्या ट्रिक बताई थी भाई, सर हाशिम ने फरमाया था कि sin x का अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो एक दफा क्वेश्चन को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखो, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखो, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x के बराबर, बीच में साइन लगाओगे प्लस का, देन ln लिखोगे और जो भी बेस वाला फंक्शन आ रहा है वो ln का फंक्शन बन जाएगा, और फिर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, पावर में x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो सर हाशिम ने आपको ये बात बहुत पहले पढ़ाई थी, कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो तरीकेकार क्या होता है कि एक दफा क्वेश्चन को रेडी लिखते हो, पावर वाले फंक्शन को लिखोगे, डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, अब ln लिखोगे, बेस वाले फंक्शन को ln के फंक्शन के तौर पर डालोगे और पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि दुनिया में वो कौन सी कंडीशन होगी जब z1 और z2 आपस में बराबर हो जाएं। तो भाई ये आपके पास उस बराबर होंगे जब दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस के अंदर क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आगे बच्चे ने पता नहीं कौन सी फारसी जबान लिखी है, समझने से मैं कासिर हूं, मगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, सो इफ यू गाइस कैन रीड इट, सो आपको 100 रुपए का इनाम है। sin x cos x टेंजन x cos, अच्छा अरे भाई ये मैराथन का क्वेश्चन था, sin x इंटू cos x इंटू टेंजन x इंटू cot x इंटू sec x इंटू cosec x सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि cot का फॉर्मूला होता है आपके पास cos बाय sin, sec का होता है 1 बाय cos, cosec का होता है 1 बाय sin, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा फिजिक्स के अंदर बच्चा बता रहा है सर स्पीड ऑफ दी लेजर लाइट पूछी हुई थी, इन आइसोलेटेड सिस्टम इंटरवल एनर्जी क्या होती है, 3 टाइम्स रिपीटेड था एमसीक्यूज। F1 कंजर्वेशन है, F2 नो, F1 कंजर्वेटिव एनर्जी है, F2 नो कंजर्वेटिव है। डू वर्क काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी व्हेन, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज पूछी हुई थी।
ई एक्स बराबर है 3 इंटू 9 n/c के, ई वाई इक्वल टू ई जेड। एक्स 3 मीटर के बराबर है, एक्स 5x के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स सेंटीपिटल फोर्स क्या होगी? वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होती है? फोर्स अगर पैरेलल हो वेलोसिटी के देन वर्क क्या होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम रिमेन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फाई की वैल्यू 12 गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर का, ईएमएफ पूछा हुआ है न्यूटन 250 क्या लिखा? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। डेल्टा फाई गिवन है 8 टाइम 4 सेकंड का, ईएमएफ पूछा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एडहेयर का आपसे एंटोनियम पूछा हुआ है, आइडल का सिनोनियम पूछा हुआ है, डिवेस्टेटिंग का एंटोनियम पूछा हुआ है, सपोर्ट क्या होती है? फॉर। ओवरऑल टेस्ट वाज इजी, कंक्लूजन ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, इक्वेशंस और एनालिटिकल ज्योमेट्री काफी थी। फिजिक्स से ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थे, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। एक ये क्वेश्चन बच्चे ने कुछ भेजा है भाई, ये मुझे पास्कल ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे तो पास्कल ट्रायंगल टाइप की चीज लग रही है। हाँ तो पास्कल ट्रायंगल बनाने को आया हुआ है। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है भाई समझ में नहीं आया हुआ? पास्कल ट्रायंगल बायनोमियल थ्योरम में पढ़ाया होगा मैंने। पास्कल ट्रायंगल पूछा हुआ है। पास्कल ट्रायंगल बच्चों वाली चीज होती है, दोनों तरफ से आपको दोनों तरफ से वैल्यूज हमेशा सेम आती हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, क्या वैल्यू आएगी? देखो पास्कल ट्रायंगल बड़ा मजे की चीज होती है यार, ये बेसिक चीज है। इसको 4 और 1 5 बन गया, तो यहाँ पे 4 और 6 10 आएगा। ये वाली दो वैल्यूज पूछी हुई है ना, यहाँ पे भी 6 और 4 10 आएगा, 4 और 1 5 आ रहा है। एंडिंग में हमेशा 1 1 आता है, जैसे 3 और 1 4, 3 और 3 6 देखो, और 3 और 1 4। तो पास्कल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया हुआ है, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2 इंटू 3 की पावर x प्लस का 6 की पावर 1/x माइनस का 3 इंटू 2 की पावर x, तो x इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, सिंपल है। 2 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में से। क्वेश्चन आ रहा है 2 इंटू 3 की पावर x, 2 3 6 होता है, तो 2 इंटू 3 पावर में 1/x आ गया, माइनस का 3 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 0। यहां से आगे चेक कर लो, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है भाई सिंप्लीफाई करवाने की। सिंप्लीफाई करवा के चेक कर लो, जो भी वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो अगर मैं रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखोगे, तो अगर मैं सिर्फ रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखूंगा, चेक करवा लेना भाई, जो भी वैल्यूज आपके पास फॉर्म हो रही है ना। एक्स की पावर -1 बन गया ना, 1/x का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर -1, इसको आप रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिख दो, तो बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर में पॉजिटिव का x माइनस का 3.2 इंटू एक्स का x। इसको सिंप्लीफाई करवा के चेक कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका x का आंसर आ रहा होगा, सही है ना भाई। एक और आसान तरीका वैसे ये है कि आप बारी बारी ऑप्शंस को उठा के प्लेस करो, प्लेस करने के ऊपर अगर राइट हैंड साइड के ऊपर 0 फॉर्म हो जाए तो राइट हैंड टाइम मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो आप। बारी बारी x की वैल्यू डाल के चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। अच्छा एक और बच्चे ने GIKI का पेपर शेयर किया हुआ है कि सर GIKI के क्वेश्चन में डोमेन ऑफ टेंजेंट इनवर्स पूछी हुई थी, तो टेंजेंट इनवर्स की डोमेन आपको पता क्या होती है? सॉरी, टेंजेंट एक्स की डोमेन पूछी हुई थी। सॉल्यूशन ऑफ 3x² माइनस का 4x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लेसर देन 0 कैसे सॉल्व करोगे? बेसिक चीज है भाई, ये सिंपल तरीके से किस पैटर्न पे सॉल्व करोगे? इनइक्वालिटी आ रही है आपके पास, x माइनस का 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना लो, बारी बारी फैक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी यार। 3 2 6 और 2 3 6, जो भी फैक्टर्स की आपकी वैल्यूज आ रही होंगी, बारी बारी x की वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट कर जाएंगी, जो भी आ जाए आपके पास। क्वेश्चन सिंपल पैटर्न में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है a ग्रेटर देन 0, g ग्रेटर देन 0 एंड h इज लेसर देन 0। तो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा था कि a² h² g³ लेसर देन a² h²। तो एग्जामिनर कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है आपको। अर्थमेटिक मीन a 0 से बड़ा गिवन है, तो आप अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कंसीडर कर लो, लेट्स सपोज 2 के बराबर है। ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू कंसीडर कर लो कि अगेन ये 3 के बराबर है, सही है, या इसको कंसीडर कर लो 1 के बराबर। आप हार्मोनिक मीन क्या है? 0 से छोटा आ रहा है, इसको आप कंसीडर कर लो -1। तो फिर आपको जो भी ऑप्शंस गिवन होंगे बारी बारी डाल के उसमें चेक कर लो, वैल्यूज को बारी बारी उसमें डाल के चेक कर लो, जो आपके इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने sin थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको sin टू थीटा निकालना है। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजीली निकाल सकते हो। साइन इनवर्स के तरीके से निकालना चाहो वैसे निकाल लो, नहीं तो एक और तरीका ये कि भैया आप यहाँ से, सही है, साइन इनवर्स के फॉर्म पे निकाल लो, कोई मसला नहीं। कैलकुलेटर आपको गिवन है यार, कैलकुलेटर जब गिवन है तो फिर किस बात की परेशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम का। अरे भाई रिमाइंडर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हो? मैंने तरीकेकार बताया था कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है x की पावर 4 प्लस 3x2 माइनस का 7x² प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस आयोटा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी प्लस का 1, और प्लस का आयोटा जब वहां पे जाएगा तो 1 माइनस का आयोटा। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है ना वहां पे x की वैल्यू को डाल दो, सही है, जहां जहां x आ रहा है वहां x की वैल्यू को डाल दो, तो जो भी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट क्या होता है कि जो भी फैक्टर गिवन है फैक्टर की वैल्यू को उठा के अपनी एक्स के अंदर डाल दो, जहां जहां एक्स आ रहा है, जो वैल्यू आपके पास आंसर के तौर पर आएगी वो आपका आंसर होगा। अच्छा, आगे बच्चा बता रहा है कि सर एक इक्वेशन गिवन थी, सेम तरह की इक्वेशन गिवन थी जब डिवाइडेड बाय इस टर्म से। अगेन आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसको ओपन अप करवाओ, दोनों इक्वेशंस को आपस डिवाइड करवा के सॉल्व करवा लोगे। f प्राइम x वाज गिवन इन f02 इज 2, यानी कि भाई फंक्शन एक डबल प्राइम फंक्शन गिवन था, जब फंक्शन में 0 डालते हो 2 के बराबर आंसर आता है, फंक्शन क्या होगा? सही है, करेक्ट ऑप्शंस वाज c की वैल्यू फाइंड करनी थी 2 टाइम्स के ऊपर इंटीग्रेट करने के ऊपर, यानी कि c की वैल्यू फाइंड करनी थी 2 टाइम्स इंटीग्रेट करने के ऊपर। एक इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो तो आंसर में जो c आता है ना, c की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, आपको इक्वेशन गिवन थी कोई ना कोई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन गिवन था कि एक मैट्रिक्स था, उसके अंदर आपसे एग्जामिनर कह रहा था मैट्रिक्स सिंगुलर आ रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट बराबर होगा किसके? 0 के। डिटरमिनेंट बराबर होगा आपके पास 0 के, तो आप इसको सिंपलीफाई करवाओगे तो k की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपकी n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय n होल पावर में n, यानी कि अगेन ये प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर। क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय n होल पावर में n, कैसे सॉल्व करोगे? सेकंड टर्म बाहर रेसिप्रोकल की फॉर्म में होनी चाहिए, तो अभी मौजूद नहीं है, तो आंसर मुझे पता है e की पावर 3 आएगा, नेगेटिव का 3 आएगा e की पावर। मगर सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि भाई क्योंकि मुझे सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर चाहिए होता है, तो मैं क्या करता हूँ, -3 से डिवाइड, -3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का प्लस और माइनस को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3 डिवाइडेड बाय n होल पावर के अंदर मुझे सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए, यानी कि नेगेटिव का n/3, और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव का 3 आ रहा है इसको बाहर रहने देते हैं। अब हमें पता है कभी भी लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही हो, पहली टर्म 1 आ रही हो और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर पावर में मौजूद हो, तो इसका आंसर होता है e के बराबर, और जो भी पावर आ रही है वो पावर आ जाएगी, तो e की पावर -3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैराथन से रिपीटेड आ रहा है कि थीटा अप्रोच कर रहा है पावर 2 के ऊपर sin थीटा बाय थीटा, तो वैल्यू से डालोगे आंसर आ जाएगा sin π/2 बराबर होता है किसके? sin π/2 बराबर होता है 1 के, थीटा की जगह पे π/2 आ गया, sin 90 डिग्री 1 के बराबर होता है ना, तो सिंपल आपके पास 2/π के बराबर आंसर आ जाएगा। के अंदर साइड्स के वेक्टर्स गिवन होंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ये उसका आ रहा है, मैराथन का आ रहा है। cos हाइपरबोलिक फंक्शन इनटू ln x, क्या मुश्किल है, डेरिवेटिव लेना है, कैसे लोगे? cos हाइपरबोलिक यहाँ पे x भी गिवन है, तो भाई cos हाइपरबोलिक का वैसे फॉर्मूला होता है आपके पास sin हाइपरबोलिक पॉजिटिव के अंदर, तो sin हाइपरबोलिक, अब मुझे नहीं पता एंगल ये पूरा का पूरा, आपको एंगल अगर गिवन है तो x इंटू ln x आ जाएगा। फिर आप फाइनली एंगल का डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाओगे, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x इंटू ln x का डेरिवेटिव लोगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला x पहले आएगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस का साइन, एंड देन जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिशन देने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। यार बहुत दफा चेक भी करना पड़ता है, आवाज बंदी ना हो गई हो। टेंजेंट 2 sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा मेरे पास sec स्क्वायर 2 sin इनवर्स x, और फिर 2 का 2 एडिटिव sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन दे रहा है कि फंक्शन आया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको निकालना था gx गिवन है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आपको gx को f के अंदर प्लॉट करना है, तो क्या बन जाएगा? मुझे f इंटू जी एक्स कैलकुलेट करना है ना, यानी कि g को f के पेट पे डालना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का एक स्क्वायर, उसका अपना था, एक इसका और स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करवा दो पहले, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, और बाहर एक स्क्वायर और आ रहा है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे आप, मजीद सिंप्लीफाई करके फिर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाओगे आप इसको। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है कि आप डायरेक्टली क्या कर दो, ये कर दो आप इसको 1 माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ रहा है ना, तो इसको एक दफा लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर, ऐसे करके लिख दो, 2 दफा फॉर्मूला इस तरीके से ओपन करवा के फिर आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। जो चीज आपको आसान लगती है उसको आसान तरीके से कर दो, यहाँ पे इसका इंडिविजुअल फॉर्मूला ओपन करो, उसका इंडिविजुअल फॉर्मूला ओपन करो, और फिर सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करवा लो। 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो डोमेन बतानी थी y की, डोमेन क्या होगी? तमाम पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। सिंपल अगर एक जनरल इक्वेशन आपको गिवन है, इसकी डोमेन क्या होगी? तमाम पॉसिबल वैल्यूज होंगी आपके पास y की। अगला पेज रिपीट कर रहा है। हमारे एक और शागिर्द फरमाते हैं कि सर एक क्वेश्चन आया हुआ था GIK में cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर 4a किसके बराबर होगा? अब देखो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस थिंग। लेट्स सपोज अगर एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं ना कि cos स्क्वायर a किसके बराबर है? 1 माइनस के cos a के, लेट्स सपोज सही है, तो मुझे sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a किसके बराबर होगा? देखो एक तरीका तो ये कि मैं सॉल्व कर लूं इसको, sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 के बराबर होता है। प्लीज पार्डन मी ऑफ माय राइटिंग,
सही है ना, पार्डन बाय राइटिंग, क्योंकि भाई मेरी अब पढ़ाते पढ़ाते जो है ना कभी कभी बस भी हो जाती है इंसान, तो बताने का मकसद ये है कि भाई अभी वीडियो अपलोड करनी है थोड़ी जल्दी के अंदर, आई एम डूइंग माई बेस्ट। खैर, आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करा, पाइथागोरस थ्योरम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, मेरे प्यारे बेटे सही है। तो आपको अगर पहली इक्वेशन में से कॉस स्क्वायर ए मिल गया तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए निकाल लो, तो कॉस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ तो बन जाएगी 1 माइनस के कॉस ए के बराबर, इक्वल टू के बाद 1 से 1 कट गया, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा पॉजिटिव के कॉस ए के, और साइन की पावर 4 अगर मुझे चाहिए तो पावर 4 अप्लाई कर दो इसके ऊपर, एक दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दोगे तो इससे बन जाएगा साइन की पावर 4 ए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो ऐसे ही हो सकता है सॉल्व। तो भाई किसके बराबर आएगा, सो साइन स्क्वायर ए मेरे पास आ रहा है किसके बराबर, ये आया कॉस ए के बराबर, और साइन की पावर 4 ए आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब हमें पता है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या था, 1 के बराबर था, तो 1 ही आंसर आएगा। फिर चेक कर लीजिएगा, इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, हसन बरमाते हैं सर, आई गेव द जीआईके टेस्ट टुडे, देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन वर रिपीटेड फ्रॉम द मैराथन पास्ट पेपर, इंटीग्रेशन वाज नॉट अ लॉट, हेवीली लर्न इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, फिजिक्स वाज कॉन्सेप्चुअल, इंग्लिश वाज इजी। मेरा तो सुनामी वाला पैराग्राफ था, हाउ द यूएस कोस्ट गार्ड इंट्रोड्यूस सिस्टम टू काउंटर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एंड इंसिडेंट इन हवाई, इसके रिगार्डिंग पैराग्राफ्स आए हुए थे इस बच्चे के पेपर के अंदर। तो भाई अभी तक के 3:31 तक जितने जीआईके के पेपर्स मेरे पास आए मैंने वो सारे के सारे आपको गो थ्रू करवा दिए, मेजोरिटी को मैंने सॉल्व करवाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो बच्चे भी जीआईके के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आपका कोई बहन भाई कोई जानने वाला 2026 के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेगा, तो बेटा हमारा 2026 का पहला बैच अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और अगस्त के अंदर ही हम उसकी डिटेल्स, नहीं तो जुलाई के एंड तक हम उसकी डिटेल्स जारी कर रहे होंगे। पहले बैच के अंदर नस के नेट 1 से पहले हम कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे, और फिर नेट 2 से पहले एक दफा कवर करवाएंगे, नेट 3 से पहले कवर करवाएंगे, नेट 4 से पहले कवर करवाएंगे। यानी कि जो बच्चा इनिशियल बैचेस के अंदर आएगा उसको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम आपका कवर होता है, आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के हमारे पोर्टल के ऊपर तैयारी कर सकते हो, पोर्टल के ऊपर उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, एफएलपीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस दफा हम लोग मजीद नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि भाई हर सब्जेक्ट के आपको 3 से 4 टीचर्स मिल रहे होंगे, इसके अलावा टेस्ट डिस्कशंस के लिए टीचर्स हम लोग लेकर आएंगे, इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें सरप्राइजेस आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला है उसको बताइएगा सर हाशिम के बैच के अंदर 7,000 रुपए के ऊपर 70-80 हज़ार रुपए की कोचिंग से ज्यादा की आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाने को आती है। अगस्त के अंदर हमारा पहला बैच स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला जबरदस्त, तो आपने सबसे बात शेयर करनी है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।